दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर फरीदाबाद की फाइबर ऑप्टिकल केबल डालकर डिजिटल शहर बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और बीएसएनएल की तरफ से 100 से 200 रुपए में तेज स्पीड वाईफाई देने का इसमें वादा भी किया गया था। लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ पर कुछ और है और ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला से। शुक्ला ने फरीदाबाद से ये रिपोर्ट देखी है। फरीदाबाद के वाईफाई शहर बनने की खबर सारे अखबारों की हेडलाइन बनी। 4 साल बाद फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाकर वाईफाई देने की हकीकत पता करने हम फरीदाबाद के सोतई गांव पहुंचे। सस्ते वाईफाई के लिए बीएसएनएल का ये बॉक्स सरकारी स्कूल में साल भर पहले से लगा है, लेकिन खराब पड़ा हुआ है। अब यहाँ के शिक्षक दूसरी कंपनी का अपना निजी वाईफाई प्रयोग करके ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर हाजिरी तक का काम करते हैं, जबकि गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए महंगे नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी पीछे 2019 दिसंबर में इसके रिगार्डिंग एक टीम आई थी बीएसएनएल की, जिसमें रीजनल और नॉर्थ रीजन के जो डीजी आए हुए थे। तो उन्होंने जब अपनी टीम से रिपोर्ट ली थी तो यहाँ वो बता रहे थे कि ये केबल जो फाइबर की केबल है ये बीच में कई जगह कटी हुई है किसी कारणों से। तो वो आश्वासन दे के गए थे कि बहुत जल्दी से इसको केबल को दोबारा से चेंज करके इसको शुरू किया जाएगा। सतोई गांव में फाइबर ऑप्टिकल के टूटे केबल कहीं घर में पड़े हैं तो कहीं जानवरों से बचने के लिए बंधे दिखे। शायद इसी के चलते सतोई गांव में शिक्षक से लेकर राशन बांटने वाले लोग निजी कंपनियों के नेटवर्क पर निर्भर हैं। ये जो नेटवर्क आप चला रहे हैं ये किससे चला रहे हैं? मैं अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके और मशीन से पीओसी मशीन से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बीएसएनएल का नेटवर्क है जो कि बिछाया? नहीं जी, मेरा अपने मोबाइल का नेटवर्क है। आपके खुद का व्यक्तिगत? हाँ जी। सतोई गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के सबसे बड़े गांव तिगांव पहुंचे। यहाँ ना तो सरकारी स्कूल में और ना ही पंचायत में बीएसएनएल का वाईफाई लगा है। गांव में साइबर कैफे चलाने वाले राहुल देव को कुछ साल पहले बीएसएनएल के फाइबर ऑप्टिकल केबल से सस्ते इंटरनेट की उम्मीद बंधी थी, लेकिन लगातार नेटवर्क में हो रही दिक्कतों के चलते राहुल ने अब निजी कंपनी का नेटवर्क ले रखा है जो महंगा पड़ रहा है। मैं अब तिगांव में आ गया हूँ। ये फरीदाबाद का एक बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पर भी फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है उसको बिछाया गया था और ये कहा गया था कि सस्ता वाईफाई बीएसएनएल की तरफ से दिया जाएगा। मैं इस वक्त साइबर कैफ़े में हूँ, जो कि यहाँ पर तमाम सारे जो युवा हैं वो यहाँ पर आते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस को करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर उसका क्या फ़ायदा मिला। जो फाइबर ऑप्टिकल केबल आपके यहाँ बिछाई गई थी 4-5 साल पहले इस गांव में, उसका आपको क्या फ़ायदा मिला? हमने बीएसएनएल का कनेक्शन लिया था जी। तो बीएसएनएल कनेक्शन लेने के बाद हमने चलाया 2 साल के करीब चलाया, पर 2 साल में से मुश्किल से हमारे 6 महीने चला होगा। वो बिल पे ऐसे ही किया हमने। हाँ, कंप्लेंट करते, कंप्लेंट कम से कम ये लगा लो 5-5 10 दिन तो कंप्लेंट पड़े हो जाते हैं। उसके बाद कोई उसमें कोई मतलब काम होता कंप्लेंट के ऊपर। हाँ, तो ये आपके गाँव में फाइबर ऑप्टिकल केबल का किसी को फ़ायदा नहीं मिला जो वाईफाई निकाल? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कैसा भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा, तो अभी आप लोग प्राइवेट चला रहे हैं हम। अच्छा, तो कितना पैसा पे करते हैं आप? 900 रुपये पर मंथ, एवरी मंथ 900। तिगांव में सड़क खुदी पड़ी है और बारिश में पैदल चलना मुश्किल होता है। गांव के सरपंच कहते हैं कि बस अखबार में वाईफाई गांव बनाने की घोषणा हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारे यहाँ बहुत से लोगों के पास गरीब आदमी है, राशन कार्ड नहीं है, काफ़ी साल से राशन कार्ड भी नहीं बने। घोषणा कर देते हैं, न्यूज़ में दे देते हैं, कोई काम इस तरह से होता नहीं है। बीएसएनएल के मुताबिक गांव में सस्ता वाईफाई देने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा दिए गए हैं, लेकिन वाईफाई देने का काम बीबीएनएल का है। इसी के चलते कितने कनेक्शन चल रहे हैं इस बाबत उनको पता नहीं है। हालांकि अखबार में छपी खबर के मुताबिक फरीदाबाद को वाईफाई शहर बनाकर गांव में 100 से 200 रुपए महीने में हाई स्पीड वाईफाई देने का पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बीएसएनएल नेटवर्क खस्ता हाल है और गांव वाले
वाईफाई के लिए निजी कंपनियों के सहारे बैठे हैं। फरीदाबाद से कैमरामैन सचिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये लड़ाई जो है बेहद लंबी है। ये बहुत सारे मोर्चों पर लड़ी जानी है। दिल्ली के 2800 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब वो नया जज्बा दिखा रहे हैं। 170 से ज्यादा जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। ये हैं दिल्ली पुलिस के जांबाज कोरोना वॉरियर्स। अपनी जान दांव पर लगाकर ड्यूटी करते समय ये खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब ठीक होने के बाद दूसरों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। मंगलवार को 170 से ज़्यादा पुलिसकर्मी दिल्ली के LNJP अस्पताल में प्लाज्मा डोनेट करने पहुंचे। ये बहुत ही ज़रूरी कदम है। जब इससे मतलब इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी की जान बचा रहे हैं तो ये ह्यूमैनिटी का काम है। और भी जो लोग हैं जो ठीक हुए हैं उनको आगे आना चाहिए और प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। सबका पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी ज़रूरी है। जैसे कोई आपका घर वाला बात कर रहा, ठीक हो जाएंगे आपके डिपार्टमेंट वाले, तो टेंशन का माहौल नहीं था। ऐसे पता भी नहीं चला, शुरुआत के 1-2 दिन तो मुश्किल निकले, बट फिर तो इजीली 14 दिन निकल गए। अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, बट अब अच्छा लग रहा है कि अगर हम ठीक हो चुके, हमारी वजह से किसी की लाइफ बचती है, तो हमें ज़रूर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। सर, प्राउड फीलिंग है। आप एक फोर्स से जुड़े हुए हो, आपने उनका जॉब भी करी उस टाइम पे। अब ऐसा लग रहा है कि आप प्लाज्मा डोनेट करके एक और ऐसा काम कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए। LNJP और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने साथ मिलकर इस प्लाज्मा डोनेशन कैंप की तैयारी की और नतीजा ये हुआ कि उम्मीद से ज्यादा पुलिसकर्मी एक साथ प्लाज्मा डोनेट करने आ गए। LNJP अस्पताल में अब तक 8000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज हो चुका है। पीड़ित व्यक्ति हैं कोरोना से, उनकी जान बचाने में बहुत ही यूजफुल, बहुत ही कामगार साबित होगा प्लाज्मा। और हमारे पास पहले 4 से 5 डोनर रोज आ रहे थे, पर अब दिल्ली पुलिस की सहायता से, मदद से हमारे पास अभी जैसे मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा लोग आ जाए हैं और दूसरे 70 लोग और रजिस्टर हुए। तो दिल्ली पुलिस का जो ये कंट्रीब्यूशन है लोकनायक के प्लाज्मा बैंक में, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लोकनायक के लिए। और इससे जो प्लाज्मा बैंक में जो प्लाज्मा की कमी थी वो अब आगे नहीं रहेगी। हम लोग इसी तरह से लोग भेजते रहें कि इनका जो प्लाज्मा बैंक है वो हमेशा उसमें प्लाज्मा रहे और दिल्ली पुलिस का उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। और ये हम लोग के एक बहुत अपॉर्चुनिटी की बात है, क्योंकि हमारे दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, खास करके इस कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा उन्होंने सराहा है हम लोग का। तो ये हर पुलिस वाला जानता है, लोगों का जो एक नज़रिया पूरा बदल गया है। इस वजह से हर पुलिस वाला अंदर महसूस कर रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए जनता के लिए। दिल्ली पुलिस के 2800 से ज्यादा जवान ड्यूटी करते करते कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 16 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को ही PCR में तैनात इंस्पेक्टर संजय शर्मा की कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद भी पुलिसकर्मी कोरोना की इस जंग में अपनी ड्यूटी और फर्ज से बढ़कर समाज की सेवा में जुटे हैं। कोरोना के इस दौर में ड्यूटी के दौरान दूसरों की सेवा करते करते इनकी जान खतरे में पड़ गई, लेकिन ये लोग उस दौर से बाहर निकल कर आए और अब दूसरों की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश भर के कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षा होगी या नहीं, ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूजीसी राज्य सरकारों व छात्रों का पक्ष सुनने के बाद फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। एक तरफ दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने डिग्री कोर्स में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कोरोना के चलते रद्द कर दिया है, तो वहीं यूजीसी और केंद्र सरकार इन परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने पर अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े सवाल उठाते हुए इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा कि मुद्दा यह है कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, तो क्या वे यूजीसी के ऊपर जा सकते हैं। राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में अधिकार रखता है, लेकिन क्या यूजीसी राज्य को ओवरराइड कर सकता है और कह सकता है कि आपको
परीक्षा आयोजित करानी पड़ेगी। यूजीसी शायद ये तो कह सकता है कि बिना परीक्षा के कोई डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन क्या वो ये कह सकता है कि इस तारीख को परीक्षा आयोजित करो? यूजीसी कह रही है कि फैसला केंद्र को करना है, लेकिन बिना परीक्षा के डिग्री नहीं मिल सकती, जबकि राज्य सरकारों का कहना है कि यूजीसी परीक्षा के दिशा निर्देश तय कर सकती है, तारीख नहीं। उनके मुताबिक राज्य में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तकनीक तक सभी छात्रों की पहुंच नहीं है, सीए जैसी परीक्षाएं भी रद्द की जा चुकी हैं, डिग्री कोर्स में 5 सेमेस्टर परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं। ऐसे में अंतिम वर्ष के छात्रों को छूट दी जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि यूजीसी के 6 जुलाई के फैसले के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा होंगी या नहीं। इस फैसले के खिलाफ छात्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को कहा है कि 3 दिनों में वो अपनी लिखित दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दें। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आएगा, जो न केवल इन छात्रों का भविष्य तय करेगा, बल्कि साथ ही केंद्र सरकार और राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर लक्ष्मण रेखा भी खींचेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त है टॉप न्यूज बताने का। आपको टॉप 5 खबरें बता रहे हैं। एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और पोल कीजिए, बताइए किन खबरों को आप पूरा दिन एनडीटीवी इंडिया पर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर सुशांत सिंह राजपूत केस की। इस केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर ये होगा या नहीं, सीबीआई जांच जारी रहेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज 11 बजे तक अपना फैसला सुना सकता है। दूसरी खबर सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब के मुख्यमंत्री की चेतावनी, जल उठेगा पंजाब। तीसरी खबर दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों पर कोरोना की मार, उनके भत्ते और अलाउंस में कटौती की गई है। चौथी खबर भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल जल्द होगा। और आखिरी खबर मध्य प्रदेश से, जहां सिर्फ मध्य प्रदेश में जो है एमपी वालों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। इस तरह का कानून लेकर आएंगे, कहा है शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री ने।